Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about the quarterly examination question paper class 10th English grammar. Do as directed. देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें लिखा है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देशानुसार करो। जैसा निर्देश दिया है क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में, उस निर्देश के अनुसार उस सेंटेंस को चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस दिया है सी कट हर फिंगर। सी कट हर फिंगर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। यहां पर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए कहा है। अब हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने से पहले उस सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव में बदलना हो तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को ढूंढो पहले। तो यदि हेल्पिंग वर्ब दी हो तो उसको उठा के सबसे आगे रख दो, मतलब सब्जेक्ट के आगे रख दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब इस सेंटेंस में सी के बाद कट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कट। कट का मतलब होता है काटना। यहां पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दी है। ये तो कट क्या है? एक वर्ब है, वर्ब की एक फॉर्म है ना। यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी। अगर हेल्पिंग वर्ब दी होती तो हम उसको उठा के सी के आगे रख देते। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो हमें इस सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। ध्यान दीजिए, जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो वह दो ही टेंस का वाक्य हो सकता है। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरा जो टेंस है उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दो टेंस ऐसे हैं जिसमें क्या है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ध्यान दीजिए, ये वाली जो ग्रामर है ना, इसको सीखने के लिए आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको टेंस आते हैं तो आप इसको हल कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको हल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको टेंस के पूरे नाम याद होना चाहिए, सारे टेंस के हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, कौन सी टेंस में वर्ब की फॉर्म फर्स्ट यूज होती है, सेकंड यूज होती है, थर्ड यूज होती है, ये भी याद होना चाहिए। तो आप इस ग्रामर को हल कर सकते हो। यदि आप टेंस सीखना चाहते हो तो टेंस का एक अलग ही वीडियो मैंने बनाया है, उसमें एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट को यदि आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आप पूरा टेंस कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी या उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेंस के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इन दोनों टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं अपन। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहां सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का है। दोनों में से किसी एक टेंस का हो सकता है। 12 टेंस को छोड़ दो, केवल 2 टेंस से पा जाओ, दोनों में से किसी एक का है। ये पहचानो, कैसे पहचानोगे? यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो ना तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और यदि वो मान लो सेकंड फॉर्म दी हो ना उसमें, तो समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये पहचानने का तरीका है। वर्ब से पहचान सकते हैं हम फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म। लेकिन यहां पर लिखा है कट। अब कट की बात करें तो कट फर्स्ट फॉर्म में भी कट लिखते हैं, सेकंड फॉर्म में भी कट लिखते हैं और थर्ड फॉर्म में भी कट लिखते हैं। बड़ी समस्या हो गई यहां पर। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म एक जैसी, पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? देखिए, थर्ड फॉर्म के आगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई जरूर दी रहती है, लेकिन कट के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म तो है नहीं है। ये या तो फर्स्ट फॉर्म है या फिर ये सेकंड फॉर्म। अब ये कंफर्म करो कि ये फर्स्ट है कि सेकंड, ये कैसे कंफर्म करेंगे? इसका भी एक तरीका बता देता हूं। यदि कट के आगे अगर मान लो सिंगुलर नंबर लिखा हो, सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, एक वचन जानते हो ना, जो संख्या में एक हो, जैसे ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, और वो दिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, उसमें एस या एस जरूर जुड़ा हुआ था। एस या एस जरूर लगाते हैं उसमें। किसके साथ लगाते हैं? ही, सी, इट और जो नेम होते हैं उनके साथ एस या एस जरूर लगता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस टेंस में। यहां पर सी लिखा हुआ है, कट में कोई एस या एस लगा ही नहीं है, एस या एस नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये फिर कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। समझ में आ रहा? अगर ऐसी कंडीशन ध्यान देना, ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो, वर्ब की फॉर्म दी हो, लेकिन वो फॉर्म भी ऐसी दी हो जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों में एक जैसी दी हो, तो आप डायरेक्ट ऐसा क्या रहे,
यदि उसमें एस लगा हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस लगा हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, और यदि एस ना लगा हो तो समझ लो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना आपको, है ना। तो इसका मतलब यहां जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनने वाला है। अब पास्ट इंडेफिनिट में बनाने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्या है? डिड। तो हम क्या करेंगे, सी के आगे डिड लगा देंगे। ये हमने सी के आगे डिड लगा दिया, डिड सी। अब ये जो सेकंड फॉर्म है ना, इसको फर्स्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक कट हमने लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो एक जैसी होती है, इसलिए कट ही लिखना पड़ेगा। हर फिंगर, और ये आखिरी में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना है। डिड सी कट हर फिंगर, क्या उसने अपनी उंगली काट ली। अब दूसरा क्वेश्चन, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और सेकंड सेंटेंस दिया ही वाज इल, वहां बीमार था। इस सेंटेंस के आगे लिखा हुआ है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ो, द सेंटेंस यूजिंग मतलब उपयोग करो, बिकॉज बिकॉज का उपयोग करके सेंटेंस को जोड़ो। ठीक है, तो यहां पर एक कंजक्शन दिया है बिकॉज, जो कि इन्वर्टेड कामा दिया हुआ है। इसका मतलब जो कि इन्वर्टेड कामा में दिया है, तो इस बिकॉज का उपयोग करके इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। देखिए जो कंजक्शन होते हैं ना, वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो ध्यान दीजिए आप, अगर आपको सेंटेंस का अर्थ भी याद ना हो तो दोनों सेंटेंस के बीच में कंजक्शन फिट कर दो। दोनों सेंटेंस के बीच, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। तो ये जो फुल स्टॉप है ना, दोनों सेंटेंस के बीच में, मतलब फर्स्ट सेंटेंस के आखिरी में फुल स्टॉप मिलेगा, उस फुल स्टॉप को हटाना है, और वो जो कंजक्शन दिया है उस कंजक्शन को बीच में रख देना है, दोनों सेंटेंस के बीच में। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, और बीच में लिख देंगे हम बिकॉज ही वाज इल। दूसरा सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर स्मॉल में बनाना है, क्योंकि दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये जो ही है उसका जो एच है वो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, बिकॉज क्योंकि ही वाज इल, क्योंकि वह बीमार था। तीसरा सेंटेंस दिया है जिम विल टेक कॉफी, और क्या कहा, निर्देश में क्या दिया है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। किसी एक टेंस के सेंटेंस को किसी दूसरे टेंस में अगर बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है विल, यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मतलब नौवा जो टेंस है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो है। और इधर कोष्टक में कहा चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब तीसरा टेंस है ना। तो ये जो नौवा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसको तीसरे टेंस में ले जाना प्रेजेंट परफेक्ट में। किसी एक टेंस के वाक्य को किसी दूसरे टेंस में ले जाना हो तो दो चीजों को बदलना पड़ेगी। क्या क्या बदलना पड़ेगी, एक तो हम बदल देंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब, एक तो बदलना है उसकी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी बदल देना है आपको उसकी मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बदल दिया आपने तो वो पूरा टेंस चेंज हो जाएगा। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की दी है, तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हटा के प्रेजेंट परफेक्ट की रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब दो है, हेज और हेव, दोनों में से एक चूज करनी है। तो सिंगुलर नंबर हो अगर मान लो तो उसके लिए हेज यूज करते हैं, प्लूरल नंबर दिया हो तो उसके साथ हेव यूज करते हैं। तो यहां पर जिम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसके साथ हेज यूज करेंगे, विल के स्थान पर क्या यूज करेंगे, हेज। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। अब दूसरी क्या चेंज करनी है हमें, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। किसी टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, किसी में सेकेंड फॉर्म यूज होती है, किसी में थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब हमें यह देखना है कि कौन सी फॉर्म यूज करना है। देखिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, इसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, इसलिए विल के बाद फर्स्ट फॉर्म टेक लिखा है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये जो टेक है ना, इसको थर्ड फॉर्म के रूप में लिखना पड़ेगा हमें, टेकन। टेक, टुक, टेकन, तीन फॉर्म होती है, तो इसको हमें टेकन लिखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा आंसर बनेगा जिम
हैज टेकन कॉफी। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है ही इज टू इल टू गो टू ऑफिस। कोष्टक में निर्देश दिया रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो देट। रीराइट का मतलब होता है पुनः लिखिए द सेंटेंस, सेंटेंस को यूजिंग सो देट, और सो देट का इस्तेमाल कीजिए। यहां पर एक सेंटेंस दिया है जिसमें हमें सो देट का प्रयोग करना है। देखिए दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी सो देट का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर तो एक ही सेंटेंस दिया है जिसमें हमें सो देट का प्रयोग करना है। यदि एक सेंटेंस दिया हो ना तो उसमें टू टू मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? टू टू। तो टू टू के स्थान पर हमें सो देट का प्रयोग करना है, लेकिन करना क्या है ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये लिखा है ही इज, वो जो पहला टू है ना टी डबल ओ, इसके स्थान पर तो हम लिख देंगे सो। क्या लिखेंगे? सो। इल, और जो दूसरा टू है ना इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम? देट लिख देंगे। तो यहां पर हमने लिखा देट। अब हमें देट के बाद क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है ना इस सेंटेंस में, इस सब्जेक्ट को उठा के देट के बाद लिखना है ही, और इसके ठीक बाद हमें क्या लिखना है? कैन नॉट। क्या लिखना है? कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। कुड नॉट का इस्तेमाल भी होता है वैसे, लेकिन कब कुड नॉट का प्रयोग करना है ये देख लेते हैं। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको उसमें इज आर एम नजर आए, क्या नजर आए? इज आर एम, तो उसमें हम कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और यदि सेंटेंस में हमें वाज या वर नजर आए तो हम उसमें कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिए सेंटेंस में इज लिखा हुआ है, इसका मतलब कैन नॉट का इस्तेमाल करना है हमें। ही के ठीक बात ही कैन नॉट, ठीक है। और क्या लिख देंगे हम? गो टू ऑफिस। तो आंसर क्या हो गया? ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। वहां इतना बीमार है कि वहां ऑफिस नहीं जा सकता। ठीक है, आ गया समझ में? पांचवा सेंटेंस देख लीजिए। कॉल द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल। इसमें निर्देश दिया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस को कंबाइन कीजिए, जोड़िए। कॉल द बॉय, देखिए हम पहले सेंटेंस को वैसा का वैसे लिख देंगे, कॉल द बॉय, है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम? दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगाएंगे? हु। द बॉय लिखा है ना दूसरे सेंटेंस में, द बॉय, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वर्ड रिपीट हो रहा है ना, वो नाउन रिपीट हो रही है। क्योंकि हमने द बॉय पहले सेंटेंस में लिख दिया है, इसलिए हम दूसरे सेंटेंस में ये द बॉय है ना इसको नहीं लिखेंगे। हम कहां से शुरू करेंगे सेंटेंस को? हेल्पिंग वर्ब के पास से, इज सिटिंग ऑन द टेबल। आंसर क्या होगा? कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ, हु इज सिटिंग ऑन द टेबल, जो कि टेबल पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है दे आर मेकिंग टॉयज। इस सेंटेंस में कहा है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। अब पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे देखिए पैसिव वॉइस के 5 रूल्स हैं, 5 नियम। वो 5 नियम आपने अच्छे से याद कर लिए तो आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। पहला नियम क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, ये पहला नियम है। इसलिए हम टॉयज को दे के स्थान पर रखेंगे, है ना, और दे को हम कहां रखेंगे? टॉयज के स्थान पर। दूसरा नियम यह है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई प्रोनाउन दिया गया हो तो उसको चेंज करते। ही को हिम, सी को हर, है ना, दे को देम, वी को अज, आई को मी, यू को यू, इट को इट। तो यहां पर दे दिया है, इस दे को हम जब टॉयज के स्थान पर रखेंगे तो देम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देम। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है? हेल्पिंग वर्ब चेंज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे करना है? जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दी हो ना उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज ना करते उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। मतलब पहले टेंस का वाक्य हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो हम पास्ट कंटीन्यूअस की यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट का होगा तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की यूज करेंगे। आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना। जिस टेंस का वाक्य दिया उसकी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल यूज ना करें, उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करें।
लेकिन एक बार वो ध्यान रखें, अगर आईएनजी लगा हुआ मिल जाए तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करें, है ना। तो आईएनजी लगा हुआ मिल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, आर दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी हम वही लगाएंगे। तो टॉयज बहुवचन है, यहाँ पर प्लूरल नंबर है, इसलिए हम उसके साथ भी आर ही लिखेंगे। आईएनजी लगा हुआ मिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो बिंग कंपलसरी लगेगा, आईएनजी लगा हुआ ना मिले तो बिंग लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें आईएनजी दिया हुआ है इसलिए बिंग लगाएंगे। बिंग कहाँ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, ये हेल्पिंग वर्ब आर दी, इसके ठीक बाद हम बिंग लगा देंगे। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वर्ब क्या है इसमें? मेकिंग, तो मेकिंग की थर्ड फॉर्म हम बना देंगे मेड। पांचवा नियम यह है कि ऑब्जेक्ट के ठीक आगे बाई का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? बाई का। तो आंसर बन गया टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम।